and welcome to Skynomics Academy. My name is सुनील कुमार यादव और आज से हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे या फिर बोला जाए सीयूईटी का जो मैंने वादा करा था कि हर एक दिन जो 8 पीएम में हमारा वीडियो आएगा, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो सीयूईटी के सिलेबस से या फिर वो इकोनॉमिक्स के सिलेबस से हो, है कि नहीं। तो बस उसी वादे से जुड़े हुए हैं और बस उसी तरीके से हम लोग तैयारी भी करते चलेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का 309 जो कोड है सीयूईटी का अंडर ग्रेजुएट, तो उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। क्यों मैं ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ये चैप्टर 11th में पढ़ा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, है कि नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है ये। तो ये चैप्टर सबसे पहले इसीलिए कवर करने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे भाई, तो उसी को तरोताजा करते हैं और इसी जोश और इसी जुनून के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को फिर से। क्योंकि जो आपका ऑफ ट्रैक हो चुका है, अगर ऑफ ट्रैक हैं आप लोग तो फिर आप लोग ऑन ट्रैक आ जाइए, ताकि आप लोगों का मोटिवेशन उसी तरीके से बना रहे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिए ताकि आप लोगों का एग्जाम में ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। अब क्या होता है भाई कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? अब देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत तरीके से सब अलग अलग जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने अपना थ्योरी दिया है कि भाई ये होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है। लेकिन जेन्युइनली क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या कंसर्न करता है विथ अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज और अ प्रॉब्लम दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रिसोर्सेस आर स्कार्स। कि जो भी स्कार्सिटी से रिलेटेड जो भी वांट्स या रिसोर्सेस या उसके अल्टरनेटिव यूज कैसे हो सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो सब सारी चीज़ें। मतलब जैसे मान लो कि आज क्या हो रही है, वाटर की क्राइसिस हो रही है या वाटर की स्कार्सिटी हो रही है। तो स्कार्सिटी हो रही है वाटर की भाई, तो वाटर की अगर स्कार्सिटी हो रहा है तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये सबका प्रॉब्लम एक तरीके से बोला जाए। तो अगर कोई इकोनॉमिक इश्यूज पर स्टडी करता है और उसके प्रॉब्लम को अराइज करता है और फैक्ट के साथ कि भाई रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो गया, तो आप लोगों को उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। नहीं तो आप लोगों को या आप लोगों के फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हमारी पृथ्वी पर फ्यूचर जनरेशन के लिए वो खतरे का घंटी है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक्स फोकस ऑन अ रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्स, कि जो भी रिसोर्सेस की कमी हो जाती है उसको किस तरीके से भरपाई किया जाए, उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या है कि नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने अभी क्या हो रहा है कि भाई पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं। पेट्रोल डीजल से पोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आ गए। तो ये एक तरीके से इकोनॉमिकल चेंज है कि जो हमारे जो स्कार्सिटी की वजह से जो चीज़ें या ऑल्टरनेटिव यूजेस निकल के आ रही है। दस इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द बैकड्रॉप ऑफ स्कार्सिटी, कि स्कार्सिटी जो है, जिस चीज़ की कमी है उसको भरपाई कैसे किया जाए और उसमें से और ज़्यादा चॉइसेस लोगों के लिए कैसे क्रिएट किया जाए, है कि नहीं, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो अगर पूछा जाएगा कि इकोनॉमिक्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ चॉइसेस, तो वो स्कार्सिटी के चॉइसेस से, मतलब क्या स्कार्सिटी की वजह से जो चॉइस में कमी आ जाती है तो अल्टरनेटिव देकर हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ से स्कार्सिटी को भरपाई करके एक चॉइस प्रोवाइड कराते हैं लोगों को, ताकि उन लोगों को दिक्कत ना हो या फिर लोगों को इकोनॉमी में दिक्कत ना हो जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। आई होप सो कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। अब आते हैं, अब देखिए इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट को, मैटर को अगर पढ़ा जाए तो दो तरीके से सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेस, दो ब्रांचेस पर, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, है कि नहीं। माइक्रो क्या होता है, देखो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा। क्या होता है, छोटा। जो भी अगर छोटे लेवल पर, अगर इंडिविजुअल लेवल पर अगर किसी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे या किसी के इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग उसको कंट्री के लेवल पर या होल लेवल पर बात करेंगे तो हम लोग उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। अभी एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है। The microeconomics is that branch of economics which deals with economic issues at a level of an individual.
जैसे एन इंडिविजुअल पर्सन, एन इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, एन इंडिविजुअल मार्केट, अ कंज्यूमर डिमांड, या फिर मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्सेट्रा, दीज आर टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल। कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि भाई एक इकोनॉमिक मतलब एक इकोनॉमी में एक इंडिविजुअल है, एक गोलू है, क्या है, इसका नाम गोलू। अब ये गोलू के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना, गोलू के कि भाई इसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। या किसी मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई रिलायंस का कंडीशन कैसा है, कितना उसका क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहाँ पर, और क्या क्या किस तरीके से वो खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर कैसे कर रहा है, इनकम कैसे जनरेट कर रहा है। तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में अगर एक इंडस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं, तो वो हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, उसका कौन से ब्रांच के बारे में पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज वो क्या स्टडी करता है, हाउ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। कि किस तरीके से प्राइस ऑफ गुड्स और जितना भी प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कितना होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 4। क्या होता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। तो ये 4 तरीके के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उनका प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, वेजेस कैसे डिटरमाइन होता है, अगर वो सब सारी चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आई होप सो माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर होगा, आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैंने यहाँ फिर से एक बार आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो 2 तरीके से यहाँ पर आता है कि वाइटल थ्योरीज एंड स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि क्या क्या मेन थ्योरीज हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है कि नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। मैं इसीलिए रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि एक बार आप लोगों का एक बार पूरा जो कॉन्सेप्ट पीछे छूट गया था वो आप लोगों का एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर का बिहेवियर कितना कैसा है उसके बारे में। थ्योरी ऑफ प्राइस और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। देखो यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर भी और प्रोड्यूसर बिहेवियर भी, मतलब कंज्यूमर कितना डिमांड क्रिएट कर रहा है और प्रोड्यूसर कितना सप्लाई दे पा रहा है इकोनॉमी में। तो उन सारी चीज़ों के बारे में अगर इंडिविजुअली स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग किस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद अ डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस। क्या वो डिटरमाइन करता है कि आउटपुट क्या होगा और प्राइस क्या होगा फॉर एन इंडिविजुअल फॉर्म्स और एन इंडस्ट्री, दस इट इज नोन एज अ थ्योरी ऑफ प्राइस। और उसे थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहते हैं। जैसे किसी एक हाउस होल्ड के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी के बारे में जानकारी ले रहे हैं, किसी एक सप्लायर के बारे में, मतलब कोई इंडस्ट्री के बारे में, कोई एक इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में, या फिर मान लीजिए कि कोई एक कंज्यूमर के बारे में अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कौन सा स्टडी हो जाएगा, वो सब माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी होगा। अगर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि भाई इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से फर्म सप्लाई कर रहा है, किस तरीके से कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, वो सब सारा कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो आई होप सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। अब चलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के बारे में भी जान लेंगे। आप लोगों ने 12th में पढ़ाई होगा क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 12th में है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, वो वैसा ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो डील करता है, और ये बात 1936 में समझ में आया था लोगों को। 1936 से पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। जब जेएम केनिस, जॉन मेनियार्ड केनिस ने जब अपनी किताब में लिखा था कि भाई कि अनएम्प्लॉयमेंट और किस तरीके से, वो अपनी किताबों में सारा चीज़ बताया गया था कि अगर आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल को अच्छे तरीके से लेके नहीं चलिएगा तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होगा। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि 1928 में क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन आया था। क्या आया था, ग्रेट डिप्रेशन, जो अमेरिका में एक तरीके से बहुत इन्फ्लेशन वगैरह आ चुका था, और वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब बेरोजगारी बहुत बढ़ गया था। तो ये चीज़ पता नहीं लग रहा था इकोनॉमिस्ट को, लेकिन जब जॉन मेरियार्ड केनिस की किताब में इसका आंसर मिला तब एक नया ब्रांच निकल के आया मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो वो ब्रांच क्या डील करता है भाई, वो डील्स विथ अ बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, कि वो पूरे इकोनॉमी को भी देखता है। पहले क्या कि हाँ भाई ये इस बंदे को काम मिल रहा है, इस बंदे को काम मिल रहा है, इस बंदे को काम मिल रहा है, ये फर्म अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम लोग पूरे इंडस्ट्री को नहीं, जैसे मान लो प्राइमरी इंडस्ट्री है, सेकेंडरी इंडस्ट्री है और ये टर्सरी इंडस्ट्री है, अगर तीनों इंडस्ट्री को हम लोग साथ में लेकर नहीं चलते थे। क्यों, क्योंकि हम लोग ये मानते थे कि भाई इकोनॉमी अपने आप ही चलता है, लेकिन नहीं, इकोनॉमी को हम लोग को देखना पड़ता है। तो ये चीज़ निकल कर आया था। इट इज़ अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, उसमें सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी, कॉन्सेप्ट सच एज नेशनल इनकम क्या है हमारे देश का, नेशनल इनकम कितना प्रभावित हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है,
मतलब जो बेरोजगारी है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है कि नहीं। उसके बाद कंजम्पशन कितना है, क्या कंज्यूम हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है, सारी चीज़ें जो चीज़ डिमांड किया जा रहा है। एंड देयर इज ऑल्सो टर्म्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो ये इकोनॉमिक वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसका वाइटल थ्योरीज और स्टडीज ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या थे। थ्योरीज ऑफ मल्टीप्लायर की इकोनॉमी में कितना पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। स्टडी ऑफ गवर्नमेंट बजट की गवर्नमेंट का जो बजट हर एक साल वो लाता है। हमारे देश में बजट कब आता है, 1 फरवरी को आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो गवर्नमेंट का बजट किस तरीके से होता है, तो उसको स्टडी करने की बात है। स्टडी ऑफ एक्सचेंज रेट की, जो भी एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। एक्सचेंज रेट की जो मतलब डॉलर के प्रति जो रुपया का भाव रहता है, मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ है, तो ये क्या एक्सचेंज रेट है कि आप $1 लाइए आपको 80 रुपये मिलेगा, या 80 रुपये दीजिए $1 मिलेगा आपको। बैलेंस ऑफ पेमेंट कि क्या हमारे सरकार जो खर्च कर रही है ज़्यादा, या सरकार का खर्चा क्या है, उसका इनकम क्या है, उन सब सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में। थ्योरी रिलेटेड टू द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की आउटपुट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन की हमारे देश में इन्फ्लेशन कितना है, डिफ्लेशन कितना है कि नहीं। इन्फ्लेशन महंगाई और डिफ्लेशन, अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो इन्फ्लेशन का कंडीशन होता है। क्या मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ जाता है, अगर लिक्विडिटी बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया। अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम हो गया, मार्केट में पैसा कम हो गया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या हो गया कि डिफ्लेशन हो गया। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो गया है कि नहीं, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को फुल फेस से आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि आखिरकार किस तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग कितना जानते हैं और किस तरीके से, ताकि आप लोगों का तैयारी भी उसी तरीके से आप लोग करते चलिए। इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है एज वेल एज आर्ट है। इकोनॉमिक्स को बोला गया कि एक साइंस भी है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकल भी चीज़ें हैं, और एक तरीके से आर्ट भी है कि उसको इकोनॉमिक को चलाना भी एक बहुत बड़ा कला है। एज अ साइंस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडी विद द रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, कि अगर साइंस के हिसाब से देखा जाए तो उसको दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये टर्म हम लोग सुने हैं 12th में, तो ये एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज कंसर्न विद द फैक्ट अबाउट द इकोनॉमी दैट दे एग्जिस्ट, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग एंड है। अगर कोई फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू, फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू सारी चीज़ें बताया जा रहा है, मान लीजिए कि किसी देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5%, 4.5% है ना, कि 5% बढ़ गया, तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रहा है, अगर उसके फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हम प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो कौन से इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग डील कर रहे हैं, वो एक तरीके से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट सिंपली स्टेट्स दैट व्हाट इज, कि क्या प्रॉब्लम है, एंड व्हाट इज नॉट, एंड व्हाट ओट टू बी, है कि नहीं, क्या हो सकता है, लेकिन वो प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू, मतलब प्रॉपर प्रूफ के थ्रू, अगर आप कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, कि प्राइस क्यों बढ़ रहा है, इकोनॉमी में इतना इन्फ्लेशन क्यों है, डिफ्लेशन क्यों है, अगर उन सब सारी चीज़ों के बारे में आप बता रहे हैं, आप प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू बता रहे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद, और ये डज नॉट पासेस ऑन, कोई जजमेंट नहीं देना कि भाई मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है, नहीं। इसमें जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, वो प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू आप लोगों को बताना होता है। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस इज कंसर्न इन विच वर्थ ओट टू बी। अगर कोई अपना कोई इकोनॉमिस्ट है, जैसे मान लेते हैं कि रघुराम राजन जी हैं, है कि नहीं, आज फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन जी। अब रघुराम राजन जी कोई ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई मेरा ये ओपिनियन है कि आने वाले समय में इंडिया का GDP 4% या 6% ग्रो करेगा। तो इसका मतलब क्या, ये किनका ओपिनियन है, रघुराम राजन जी का, अपने एनालिसिस से दे रहे हैं वो, मतलब कोई फैक्ट्स और फिगर्स ना देकर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी पास्ट फ्यूचर्स देख के कि भाई ये होने वाला है, व्हाट ओट टू बी, तो वो एथिकल और मोरल के एंगल के हिसाब से जज करता है कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो हो सकता है कि वो सही भी हो सकता है कि वो गलत भी हो, ये कोई पक्की बात नहीं कि भाई सही होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट पासेस द वैल्यू जजमेंट, ये क्या, एक जजमेंट पास करते हैं इकोनॉमिस्ट, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, वो क्या फैक्ट्स पर बेस नहीं होते हैं, एंड प्रिस्क्राइब अ मेथड एंड करेक्ट अनडिजायरेबल हैपनिंग, हो सकता है कि ये सही भी हो या फिर वो गलत भी हो जाए।
ठीक है, आई होप सो दोनों आप लोगों को समझ में आएगा कि साइंस के हिसाब से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब क्या है, अब इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। अब इकोनॉमी क्या होता है, अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। नहीं तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ ही सकते हैं, ठीक है। ये हमारा इकोनॉमी क्या होता है, यानी इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच बाय विच द पीपल गेट लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट। कि कोई भी इकोनॉमी में जो भी लोग आते हैं और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को करते हैं ताकि वो पैसा कमा सकें, और उसके बाद क्या कर सकें, कोई प्रोडक्शन करता है, कोई कंजम्पशन करता है, कोई एक्सचेंज करता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, और सब लोग अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, सेटिस्फाई होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो एक इकोनॉमी सिस्टम है एक तरीके से। एन इकोनॉमी कैन बी अ कैपिटलिस्ट, इकोनॉमी क्या हो सकता है, कैपिटलिस्ट हो सकता है, सोशलिस्ट हो सकता है, मिक्स्ड हो सकता है। अब ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इन तीनों के बारे में फटाफट जान लेते हैं एक बार। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वैसा इकोनॉमी होता है जहां पर पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है, प्राइवेट के हाथ में रहता है, ठीक है, लोगों के हाथ में रहता है, प्राइवेटली वो मार्केट पूरा चलता है, ठीक है। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट एक ऐसा इकोनॉमी है जहां पर जो सारा चीज होता है वो कौन, पब्लिक डिसाइड करता है। पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट, कि प्राइस क्या होगा क्या नहीं होगा, आलू का प्याज क्या आलू का या प्याज का प्राइस क्या होगा, हर एक चीज़ों का जो कंट्रोल रहता है वो किसके हाथ में रहता है, गवर्नमेंट के हाथ रहता है। जैसे कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, है कि नहीं, चाइना और रशिया इसका एग्जांपल हो गया सोशलिस्ट का। कैपिटलिस्ट का क्या हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया कैपिटलिस्ट, जहां पर सारा चीज प्राइवेट के हाथों में रहता है। मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा देश है, क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी, इंडिया, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों आके काम करता है, क्या, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों आके काम करता है और दोनों साथ में लेकर चलता है। मतलब कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट का मिक्स कौन है, प्राइवेट है। तो आई होप सो ये इकोनॉमी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, कि अगर चॉइसेस में प्रॉब्लम आने लगे, पहले मान लो कि लोगों को दो चीज़ों का चॉइस था, ए और बी, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, लेकिन अब एक चॉइस खत्म हो गया, अब एक ही बचा, क्यों, स्कार्सिटी की वजह से, मतलब कमी हो गया, रिसोर्सेज की स्कार्सिटी हो गई, तो जो अफोर्ड कर पा रहा है वही उसको बना पा रहा है और वही अवेलेबिलिटी करवा पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब चॉइसेस कम हो गया। अगर एक बार चॉइसेस कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम, इकोनॉमी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तब क्या होता है, दिस प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब बहुत सारे रीजन से ये ये अराइज होता है, क्यों, क्योंकि लोगों, मतलब ह्यूमन के वांट्स के, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को काट रहे हैं, अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूअस वांट्स, कि भाई लोग अब ये चाह रहे हैं कि सब चीज़ पेड़ का हो लेकिन पेड़ लगाए नहीं। मतलब मेरा कमरा भी मेरे कमरे में पूरा एकदम वुडन का सारा चीज़ लगा रहे, है कि नहीं, मतलब पेड़ से हम लोग लाए सब काट काट के, और हम लोग एक तरीके से पेड़ लगाए भी ना, तो ये तो गलत बात है कि नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो अनलिमिटेड वांट्स की वजह से इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड। अब जो भी रिसोर्सेज आता है, जैसे वाटर है, वाटर क्या है, एक लिमिटेड है, ठीक है भाई, अगर आप लोग साफ सुथरा रखेंगे तो फिर वो रिसाइकल होकर फिर रिन्यू होकर वो अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो अराइजेस होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसकी वजह से, ठीक है। अब आता है कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, है कि नहीं, प्रॉब्लम्स तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई आखिरकार इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या है, होता है या अराइज कैसे होता है, कि चॉइसेस का कमी हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। अब आता है सेंट्रल प्रॉब्लम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन से अराइज होता है कि नहीं, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, चाहे आप इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहे हो, चाहे वो आप कंट्री के लेवल पर। आप मान लीजिए कोई बिजनेस खोल रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम कब नहीं आएगा, जब आप ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपके पास रहेगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है और कैसे प्रोड्यूस करना है। अगर ये 3 सवालों का जवाब है आपके पास तो आप लोग क्या है कि आप लोग बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और वो भी फैक्चुअल होना चाहिए, वैसा नहीं कि 30 मार्क हाँ जैसा कुछ भी सोच लिया है।
ठीक है। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर अ प्रॉब्लम्स ऑफ फूलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई अ मैक्सिमम नंबर ऑफ नीड्स। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी का, कि एक ऐसा है कि किस तरीके से फुलर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, ताकि मैक्सिमम लोग उसे सेटिस्फाई हो पाएँ और सारे लोगों को या सारे लोगों तक वो रिसोर्सेज पहुंच पाए जो कुछ लोगों तक पहुंच पाता है। तो वो कैसे होगा, वो हम लोगों को 3 सेंट्रल प्रॉब्लम से पता चलेगा। पहला कि व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है कि नहीं, व्हाट टू प्रोड्यूस। द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाय द इकोनॉमी इज टू डिसाइड, कि इसको हम प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर सकते हैं अगर हम लोग ये सवाल पूछेंगे तो क्या, कि टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कि हम लोगों को जो गुड्स एंड सर्विस है वो क्या हम लोगों को प्रोड्यूस करनी है और कितने क्वांटिटी में करनी है। अगर ये पहला सवाल हम लोग पूछ लिए, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इनकाउंटर कर पा रहे हैं, है कि नहीं। अ कंट्री हैव टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस अ लग्जरी गुड्स और अ नेसेसरी गुड्स और अ कैपिटल गुड्स और अ कंज्यूमर गुड्स। कंट्री को डिसाइड करना ही होगा कि भाई कंज्यूमर लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, नेसेसरी गुड्स जो रिक्वायरमेंट वाली गुड्स है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कैपिटल गुड्स जैसे मशीन्स वगैरह हो गया, ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, या फिर कंज्यूमर गुड्स जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में कंज्यूमर अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑल दीज गुड्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन अ डिजायर्ड क्वांटिटी, कि ये सारे गुड्स जो है डिजायर्ड क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो दिस प्रॉब्लम हैज अ 2 डायमेंशन, इसका 2 डायमेंशन है। पहला कि काइंड्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, कि कौन से या किस तरीके का गुड्स हमें प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अगर इसका सवाल मिल गया तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रॉब्लम्स को टैकल अप कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को टैकल अप कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज एन इकोनॉमिक, इट इज द प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू व्हाट टेक्निक, कि भाई कौन से टेक्निक का, कौन से मशीन्स का इस्तेमाल करेंगे, कितना लेबर का इस्तेमाल करेंगे, क्या टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ताकि यूज फॉर वेरियस प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, की गुड्स एंड सर्विस कैसे हम लोग बना सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इकोनॉमी कैन चूज फ्रॉम अमंग द 2 टेक्निक्स, और 2 टेक्निक से कोई इकोनॉमी चूज कर सकता है। पहला कि या तो आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कीजिए, या तो आप लेबर का इस्तेमाल करके प्रोड्यूस कीजिए, और एक है कि कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप मशीन्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूज मशीन्स हो गया या एआई मशीन्स हो गया, वो सब सारा इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन कीजिए। तो हाउ टू प्रोड्यूस 2 तरीके से आपके इकोनॉमी में आपको चॉइसेस मिलती है, या तो आप लेबर के थ्रू काम करवाइए और प्रोडक्शन कीजिए टेक्निक का, या फिर आप लोग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ से अगर ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दिया तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी कमी है, अगर आप दोनों को मिक्सअप करके आप चलाना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है कि नहीं। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। इट इज अ प्रॉब्लम कंसर्निंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एंड जो वो देखो बहुत सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं रखे रखे, क्योंकि हम लोगों को कभी कभी पता ही नहीं होता है कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो प्रोडक्शन तो कर दिए लेकिन वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है। अब वो कंज्यूम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने ये सवाल का जवाब ढूंढा ही नहीं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यही बात है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इकोनॉमी में है, जैसे वेजेस टू द लेबरर, कि वेजेस टू द लेबरर, रेंट टू द लैंड, इंटरेस्ट टू द कैपिटल, प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर, तो ये सब सारी चीजें कंसर्न है कि किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और किस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेकर चलना है। दिस प्रॉब्लम हैव 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है, कि वह पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर्स या फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर। क्या आप पर्सनल के लिए कर रहे हैं या फिर आप एक तरीके से फंक्शनल कर रहे हैं कि जो पूरे इकोनॉमी को फायदा पहुंचाए। तो वो सब सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर आप पूरे इकोनॉमी को लेकर चलना चाह रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एक लास्ट टर्म आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, इट इज अ कॉस्ट ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अ फोरगोन फॉर द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चीज़ खत्म हो रहा है तो उसके बदले, जैसे अभी क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोयला से 80% जनरेट करते हैं, तब उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग विंड मिल के थ्रू या फिर सोलर लाइट के थ्रू या सोलर पैनल के थ्रू, विंड या सोलर पैनल के थ्रू हम लोग कैसे ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। तो वो हमारा अपॉर्चुनिटी कि जब रिसोर्सेज की कमी हो रही है धीरे धीरे, तो हम ऑल्टरनेटिव यूज कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो भी डिज़ायर्ड चीज़ें हैं वो चीज़
या लोगों तक जो भी वांट्स है लोगों का वो पूरा हो सके, है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें, ये हमारा क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। तो आई होप सो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पूरे चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर अप करा। अब चलिए चलते हैं कि थोड़ा सा फटाफट हम लोग जान लेते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है इससे रिलेटेड। फटाफट जानते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप लोग फटाफट प्रैक्टिस भी कीजिएगा कॉन्सेप्ट पढ़कर, इसलिए मैं क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन भी और उसके साथ नोट्स भी दोनों साथ में दे रहा हूँ ताकि आप लोग सुने और आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, एक दो बार इस लेक्चर को सुनिएगा तो आप लोगों का एक तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग दूसरे चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स, कौन सी जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स से। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्या है, इनकम फ्रॉम रेलवेज, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है कि नहीं, इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है, ये होलसेल इन्फॉर्मेशन नहीं लिया जा रहा है। जैसे अगर बात किया जाए इन्फ्लेशन, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, किस में आता है, मैक्रो में आता है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी मैक्रो में आता है। इन नेशनल इनकम, ये भी मैक्रो में आता है क्योंकि होल लेवल पर काउंट होता है कि नहीं। लेकिन जो रेलवे है, एक पर्टिकुलर बात किया है ना, एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री के बारे में, तो हम लोग इसको बोलेंगे इंडिविजुअल, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब सेकेंड क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका किससे, वो क्या किस चीज़ का स्टडी है, क्या वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है या फिर इंडिपेंडेंट है आपस में। तो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ये ऑप्शन गलत है। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, वो तो बात है, लेकिन दोनों क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, मतलब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स बढ़ रहा है, मतलब मान लो कि अगर एक एक इंसान का अगर इनकम बढ़ रहा है या एक इंडस्ट्री का अगर इनकम बढ़ रहा है, तो वो फिर क्या होगा, मैक्रो लेवल पर कंट्री का भी इनकम बढ़ेगा, मतलब माइक्रो लेवल पर भी वो कंट्री ग्रो करेगा। तो आई होप सो ये सब सारी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। और जेएम केनिस क्या 1936 में इन्होंने किताब लिखा था जिसकी वजह से एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच क्रिएट हुआ। क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रांच। इसके पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था, तो ये बात याद रखना है, और वो भी 1928 ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो मैंने यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड भी बताते रहा हूँ। अब इसके बाद आता है इन इकोनॉमिक्स स्कार्सिटी रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन, स्कार्सिटी का जो सिचुएशन है वो रेफर्स कब करता है। तो क्या होगा, डिमांड फॉर अ गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई, कि अगर डिमांड क्या हो रहा है, मान लीजिए 5 पेंसिल का हो रहा है डिमांड, लेकिन जो सप्लाई है वो 4 पेंसिल का हो रहा है कि नहीं। जो सप्लाई है वो 4 पेंसिल का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिमांड ग्रेटर हो गया ना सप्लाई से, तब क्या होता है, स्कार्सिटी क्रिएट होता है, कि जब लोग ज़्यादा मांग कर रहे हैं लेकिन वह उतना रिसोर्सेज नहीं है कि जो लोगों का फुलफिल किया जा सके डिमांड। तो इसका आंसर होगा ए, डिमांड फॉर अ गुड्स एक्सीड्स इट्स सप्लाई, कि जब डिमांड एक्सीड कर जा रहा है। उसके बाद फिफ्थ आता है, इकोनॉमिक्स स्टेट्स दैट व्हाट इज एंड नॉट एंड व्हाट शुड बी। अगर ये है तो क्या, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, कि क्या है पूरा प्रॉपर इकोनॉमिक्स में क्या स्टेट है इकोनॉमिक का, वो क्यों नहीं हो और क्या हो सकता है। अगर फैक्ट और फिगर्स के अनुसार अगर हम लोग डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अलग ही हो जाता है, अगर कोई ओपिनियन दे रहा है, अगर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है कोई इकोनॉमिक्स, तो वो नॉर्मेटिव हो जाता है। जिसका आंसर ए होगा। सिक्स्थ आता है, डैश आर द इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूल्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो भाई डिमांड और सप्लाई तो नहीं होगा, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई होगा। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, कि पूरा डिमांड और पूरा सप्लाई, क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई, अगर इंडिविजुअल सप्लाई और इंडिविजुअल डिमांड के बारे में बात करेंगे तो वो माइक्रो में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, माइक्रो में आ जाएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। अगर पूरा डिमांड और पूरा सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 7 का, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज और आर पार्ट ऑफ अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी, कि वॉज डीमोनेटाइजेशन जस्टिफाइड। क्यों, ये लग रहा है ऐसा कि ओपिनियन है कि नहीं, एक तरीके से, कि भाई डीमोनेटाइजेशन जो मेरे नोटबंदी हुआ था, क्या नोटबंदी, जो नोट बंदी बंदी ऐसे लिखा था ना, देख लेना भाई, नोटबंदी जो हुआ था वो क्या, वो जस्टिफाइड है या नहीं है। ये सब सारे क्या, इसमें ओपिनियन की दरकार है। अगर प्राइस के बारे में बात किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों हो रहा है, तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होगा। तो ये दोनों किसका क्वेश्चन है,
ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप सो आप लोगों का यहाँ तक क्लियर होगा। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो वेरिएबल, कि कौन सा माइक्रो वेरिएबल नहीं है। क्या बोला यहाँ पर, नॉट, जो माइक्रो वेरिएबल नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI, एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड या फिर बोला जाए कि आउटपुट ऑफ द फर्म, एग्रीगेट सप्लाई। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई तो है, एग्रीगेट डिमांड भी है, और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स भी है। तो कौन सा नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल, आउटपुट ऑफ द फर्म्स, क्योंकि ये आउटपुट ऑफ द फर्म्स जो है वो एक माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल है कि नहीं। ठीक है, अब आता है इन फ्री मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी खास करके होता है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, जैसे यूएसए हो गया, जहाँ पर पूरा मार्केट पर डिपेंड करता है कि उसका डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन मार्केट इकोनॉमी द एलोकेशन, जो भी एलोकेट होता है रिसोर्सेस, वो किस पर, कंज्यूमर के प्रेफरेंस पर। वोट तो नहीं होता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी से नहीं होता है, और लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्म्स पर भी नहीं होता है। कंज्यूमर प्रेफरेंस पर ये डिपेंड करता है, मतलब कंज्यूमर जो चाह रहा है वो चीज़ ले सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास चॉइसेस बहुत सारे रहते हैं, वो चॉइस कर सकता है, और वो प्राइस भी अपना जो अच्छा लग रहा है वो प्राइस पर वो उस चीज़ को चुन सकता है। अब आता है 10th में, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर अ प्रॉब्लम ऑफ, कि जो सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कौन सा प्रॉब्लम है। तो वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो एक मार्केट इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का प्रॉब्लम भी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। मतलब एक तरीके से तीनों इकोनॉमी का, चाहे वो मार्केट इकोनॉमी कौन, जैसे यूएसए टाइप में बताए हैं, सोशलिस्ट क्या हो गया, जैसे रशिया और चाइना के बारे में बताएं, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया। तो ये सारे लोगों के लिए एक तरीके से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सबके लिए ये प्रॉब्लम है, सारे इकोनॉमी के लिए, कोई एक पर्टिकुलर इकोनॉमी नहीं है, सारी इकोनॉमी जो मार्केट से चल भी रहे हैं, जो सरकार भी चला रही है इकलौता। उसके बाद आते हैं अब 11th वाले क्वेश्चन पर। क्या है, डैश इज अ सिस्टम इन विच अ पीपल अर्न्स अ लिवलीहुड टू फुलफिल इट्स वांट्स, कि एक डैश सिस्टम है जिसके थ्रू पीपल अर्न करते हैं अपनी लिवलीहुड, ताकि वो अपनी फुलफिल कर सके नीड्स को। तो वो क्या है, इकोनॉमी। इसमें अब्रॉड तो होगा नहीं, मार्केट तो होगा नहीं, विलेज तो होगा नहीं, तो क्या होगा, इकोनॉमी राइट आंसर है। 12 क्या, एन इकोनॉमी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, इकोनॉमी को कितने तरीके से बांटा गया है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी, मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये ध्यान में रखिएगा जो मैंने बताया भाई। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी बोल सकते हैं इसको, जो दिया गया है। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों आते हैं साथ में। तो ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर तीनों होगा, कि इकोनॉमी तीन तरीके से डिवाइड होता है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। उसके बाद 13 क्वेश्चन क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस रिलेटेड टू, कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू रिलेटेड, वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है कि कौन से तरीके का गुड्स हम लोगों को प्रोड्यूस करना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक, नहीं, प्रोडक्शन टेक्निक इसमें नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक आता है, और सी क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। तो ऑप्शन ए और सी, ऑप्शन नंबर डी सही है, कि मतलब टाइप्स क्या होना चाहिए गुड्स का, और क्वांटिटी कितना होना चाहिए। और ये कहाँ से आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में, इसको कहाँ से सवाल आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप सो ये सब सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए 14th क्वेश्चन पर चलते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या है, कि डैश इज द प्रॉब्लम विच इज कंसर्न विथ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग हु हैव हेल्प टू प्रोड्यूस इट। इसका ऑप्शन क्या होगा, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है कि कंसर्न डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो रहा है, कि आप किसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, मतलब कहाँ तक, किसके तक मतलब आप पहुँचाना चाह रहे हैं, तो हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, हुम वाला ऑप्शन राइट होगा। फिर कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंक्लूड्स, कि इकोनॉमिक का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या इंक्लूड करता है। क्या ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है, लोगों का जो वांट्स है धीरे धीरे लालची की वजह से बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिल्कुल इकोनॉमिक रिसोर्सेज लिमिटेड है। एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट और जो प्राइवेट है दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। पब्लिक का मतलब हर बार मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट होता है, दोनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी
निकल कर आता है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी निकल के आता है, तो इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर सी, प्राइवेट ओनरशिप एंड पब्लिक ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट ओनरशिप हो या पब्लिक ओनरशिप हो। तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगी। अब चलते हैं 17th क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेज ड्यू टू ओनली ड्यू टू स्कार्सिटी, बिल्कुल गलत है कि सिर्फ स्कार्सिटी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं आता है। बी, इफ न्यू टेक्नोलॉजी आर कंसर्न एंड इवॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद फुलेस्ट, बिल्कुल नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से सारा चीज खत्म नहीं हो सकता है। तीसरा ऑप्शन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन द लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हाउ टू प्रोड्यूस कि कैसे प्रोड्यूस करना है, आप लेबर के थ्रू प्रोड्यूस करना है या फिर आप लोग मशीन्स के थ्रू प्रोड्यूस करना है, तो ये सवाल सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, नहीं, बहुत सारे कॉस्ट अल्टरनेटिव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा या सही आंसर होगा। ठीक है, अब आता है इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू, अब जो इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, दो कॉस्ट होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक होता है इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट किसके बराबर है भाई, तो सम ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अगर अकाउंटिंग कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट इज इक्वल टू अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये बात याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन में क्या है भाई, 19th क्वेश्चन में बोला गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द इकोनॉमिक decisions are governed by the profit motive as per the decision of central bank of the country, तो ये बिल्कुल गलत है। उसके बाद बी है, क्या है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आर दोज विच पास द जजमेंट विच पास द जजमेंट इकोनॉमिक एज दे आर, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सी, क्या देर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन प्रेजेंट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स वेयर एज माइक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, बिल्कुल सही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक तरीके से क्या दिया जा रहा है, दिया क्या जा रहा है भाई, इकोनॉमिक्स में माइक्रो में छोटे लेवल पर और मैक्रो में बड़े लेवल पर। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग हेडलाइंस अप्रोच द हिंदुस्तान टाइम्स में दिया गया है, डेटेड में क्या लिखा हुआ, गेटिंग इंश्योरेंस फॉर अ रेन डैमेज कार कैन अपील अ टास्क, क्या कि जो गेटिंग इंश्योरेंस होगा वो रेन डैमेज कार एंड अफीवमेंट होगा, तो वो क्या एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, क्योंकि ये एक तरीके से फैक्ट्स और फिगर्स के थ्रू दिया गया, किसी का ओपिनियन नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो आई होप सो ये सब 20 क्वेश्चन तक क्लियर होगा। अब चलते हैं 21 में फटाफट। 21 में क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर सी है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि कितने ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कोई भी चीज़ों का, उसका इस्तेमाल करके हम लोग चॉइसेस को फिर से जिंदा कर सकते हैं और ज़्यादा चॉइसेस हम कंज्यूमर को दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर 22 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका माइक्रो और मैक्रो जो है वो पैराडॉक्स मीनिंग है, समथिंग विच ट्रू इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स डज नॉट होल्ड ट्रू इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, सही बात है कि कुछ बातें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सही है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सही नहीं है, और बाकी सारा स्टेटमेंट गलत है। एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बावजूद भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं 23 में, क्या है भाई, करेक्ट पेयर मिलाने बोल रहा है, तो मार्केट में क्या बेसिस ऑफ, तो ऑप्शन से जाना है यहाँ पर, ठीक है। ए में फर्स्ट बोला है, ए में फर्स्ट बोला मार्केट इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, मार्केट इकोनॉमी रिलेटेड है डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है। हाँ भाई, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड है, कि उसमें कोई दूसरा तय नहीं करता, मार्केट तय करता है कि क्या उसका डिमांड एंड सप्लाई रहने वाला है। उसके बाद सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, बोथ सेंट्रल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सेंट्रल अथॉरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं ना कहीं उल्टा है, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ सेंट्रली प्लान्ड होता है मैक्सिमाइज और मिक्स्ड इकोनॉमी होता है बोथ सेंट्रल, तो ऑप्शन नंबर ए का 1 जो है वो सही है, ठीक है। अब आता है चूज द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स विच बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स एंड कैन बी वेरिड अमंग द फॉलोइंग, ठीक है भाई, ये भी सही है कि नहीं, ये भी सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं ना, एंड बी है रियल फैक्ट्स एंड कैन बी वेरिड यूजिंग अ क्वांटिटेटिव, नहीं, वेरी कैसे कर सकता है, वेरी कैसे कर सकता है क्वांटिटेटिव डेटा से, अगर देगा तो फैक्ट्स देगा।
माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ इनकम एंड इनकम डिटर्मिनेशन। तो ये बात मुझे या सही लग रहा है। थर्ड क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस गेट हैंड टू हैंड। बिल्कुल सही है, सेंट्रल प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस गेट हैंड टू हैंड। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा 1 और 3। तो मतलब जो 1 होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो रियल फैक्ट्स पर है और उसका क्वांटिटी भी चेंज हो सकता है। मैंने बोल दिया था कि क्वांटिटी डाटा चेंज नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन पहला वाला राइट है, फर्स्ट राइट है और थर्ड राइट है, सेकंड वाला गलत है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन पर नहीं है, क्योंकि नेशनल इनकम वगैरह किसमें, मैक्रो में पूछा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बोलने में गलती हो गया तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 1 और 3 राइट होगा। अब आते हैं 26 में। 26 में क्या है, 26 का क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। तो मुझे यहाँ साफ से दिख रहा है कि थ्योरी ऑफ मनी सप्लाई नहीं है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शंस। इनकरेक्ट ऑप्शंस है, इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन सॉल्व द सेंट्रल। बिल्कुल नहीं, कि टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकता है सेंट्रल प्रॉब्लम, ओनली सिर्फ टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकता है। तो ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारा राइट है। कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, गवर्नड इज ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज, है कि नहीं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस सिलेक्शन ऑफ ग्रुप एंड कमोडिटी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस कंसर्न विद द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड, ये तीनों राइट है, ये गलत है बेचारा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की। क्या कौन सा टेक्निक है प्रोडक्शन का, इस फोकसेस इन विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की। टेक्निक कौन से, तो हाउ टू प्रोड्यूस में टेक्निक इस्तेमाल होता है, कि कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्या वो लेबर टेक्निक होगा या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होगा, मतलब मशीन्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करना होगा प्रोडक्शन के लिए। तो आई होप सो आप लोगों का 28 का 28 कॉन्सेप्ट के साथ नोट्स भी क्लियर होगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ जल्दी से कि कल हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो कीप काम योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट वी हैव अ क्लास टुमारो। कल हम लोगों का क्लास है और वो क्लास किस टॉपिक पर होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में जानने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा हैशटैग सेकेंड पार्ट होगा। सेकेंड पार्ट होगा हमारा किसका, इकोनॉमिक्स का। तो इसी तरीके से बनाए रखिएगा और कल हम लोग मिलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के साथ, और इसी जोश और इसी जुनून के साथ नोट्स भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं कल हम लोग फिर से 8 बजे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आप लोगों को उसके बावजूद भी कोई डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक बार जाकर आप लोग पूछ सकते हैं क्वेरी। हमारा वेबसाइट है, ये हमारा फेसबुक है और ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। तो आप लोग यहाँ भी जाकर एक प्रॉपर क्वेरी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है कि CUET से रिलेटेड, तो वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स को पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।